सो हेलो स्टूडेंट्स, इन टूडेज लेक्चर विल डील विद स्किज़ोफ्रेनिया। हम देखेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है एंड हम ये भी देखेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके नॉर्थ सेट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे ये जो लाइन लिखी हुई है, स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, ये याद रखिएगा। प्रोटोटाइप यानी जो फर्स्ट मॉडल होता है जिससे दूसरी चीज़ें इवॉल्व होती हैं उसे कहते हैं प्रोटोटाइप। तो स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। अब अगर हम बात करें स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री की तो हमें 3 नाम याद रखने हैं, एमिल क्रिपलिन, यूजेन ब्लूलर एंड द थर्ड वन इज़ कर्ल स्नाइडर। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एमिल क्रिपलिन की। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, पहले जब मेंटल असाइलम्स में पेशेंट आते थे तो हमें ये नहीं पता, उस समय पे कैटेगराइज नहीं थी, उस समय पे कोई कैटेगरी नहीं थी, सारे मेंटल पेशेंट्स को सेम माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके एमिल क्रिपलिन ने ये पाया कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनकी जो इलनेस थी वो कॉन्टीन्यूअस थी और कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनकी इलनेस एपिसोडिक थी। यानी कि बच्चे, कुछ पेशेंट ऐसे होते थे जो 2 महीने बीमार रहते थे या 2, 3, 4 महीने बीमार रहेंगे, फिर ठीक रहेंगे, फिर कुछ टाइम बाद फिर से बीमार हो जाएंगे, या तो 2 साल ठीक रहेंगे, फिर कुछ टाइम तक 2 साल तक बीमार रहेंगे, फिर कुछ टाइम तक ठीक रहेंगे, फिर बीमार रहेंगे, है ना। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनकी जो इलनेस थी वो एपिसोडिक थी, बीमार होते थे ठीक होते थे, बीमार होते थे ठीक होते थे। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनकी जो इलनेस थी वो कंटिन्यूअस थी, वो कंटिन्यूअस इल रहते थे। और एक और चीज़ उन्होंने इन पेशेंट्स में नोटिस करी कि उनमें धीरे धीरे कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी कि धीरे धीरे उनकी जो मेंटल फंक्शनिंग है, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो भी डिक्लाइन कर रही है इन पेशेंट्स में। तो एमिल क्रिपलिन ने ये सोचा, इसका मतलब मेंटल जो पेशेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। उसने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसने कहा कि कुछ तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी जो इलनेस होती है वो कंटिन्यूअस होती है और वक्त के साथ धीरे धीरे उनके जो कॉग्निटिव या मेंटल फंक्शंस का डिक्लाइन होता है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इलनेस क्या होती है, सिर्फ एपिसोडिक होती है, वह कभी बीमार रहते हैं फिर ठीक रहते हैं, फिर बीमार रहते हैं फिर ठीक रहते हैं। तो बच्चे, उन्होंने ऐसे पेशेंट जो कि जिनकी इलनेस क्या थी, कॉन्टीन्यूअस थी, उसको उन्होंने नाम दिया डिमेंशिया प्रीकॉक्स। और ऐसे पेशेंट जिनकी इलनेस एपिसोडिक थी उसको उन्होंने नाम दिया मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। अब वो डिमेंशिया प्रीकॉक्स ही उन्होंने उनको क्यों कहा, क्योंकि बच्चे कॉग्निटिव डिक्लाइन किस में देखने को मिलता है, डिमेंशिया में। और प्रीकॉक्स यानी डिमेंशिया लेट ऑनसेट में होता है, लेटर एजेस में होता है, लेकिन यहाँ पर वो जल्दी देखने को मिल रहा था, इसलिए प्रीकॉक्स वर्ड उसके आगे लगा दिया। तो डिमेंशिया प्रीकॉक्स पहली बार कहा था एमिल क्रिपलिन ने, और दूसरा उसने कहा था मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। चलिए अब बात करते हैं आगे सेकंड हिस्ट्री की। तो सेकंड में क्या हुआ था बच्चे, एमिल क्रिपलिन ने तो 2 नाम दे दिए। उसने एक ग्रुप ऑफ पेशेंट को कह दिया डिमेंशिया प्रीकॉक्स और एक को कह दिया मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। आगे जाके आए यूजेन ब्लूलर, और यूजेन ब्लूलर ने क्या कहा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजेन ब्लूलर कॉइंड द टर्म स्किज़ोफ्रेनिया। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया टर्म किसने कॉइन किया, आंसर जाएगा यूजेन ब्लूलर। तो यूजेन ब्लूलर ने कहा कि हम इस मेथड से पेशेंट को कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पेशेंट अगर हमारे पास आएगा तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि आप 7 साल बाद आना, मैं 7 साल तक ऑब्जर्व करूँगा तब आपको डायग्नोसिस बताऊँगा कि इसमें कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है या एपिसोडिक है, तब जाके मैं आपको डायग्नोसिस बनाऊंगा देख के। हम ऐसा किसी भी पेशेंट को नहीं कह सकते। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ऐसे 4 ए दिए, 4A ऑफ ब्लूलर जिन्हें हम कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये 4 सिम्टम किसी व्यक्ति में, किसी पेशेंट में मौजूद है तो मोस्ट लाइकली पेशेंट क्या है, उसका जो डायग्नोसिस है वो हम किसका बनाएंगे, स्किज़ोफ्रेनिया का बनाएंगे। ठीक है, तो कई बार पूछा भी जाता है 4A ऑफ यूजेन ब्लूलर। तो 4A की बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो ए दिया था उसे कहते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड बिहेवियर, जिसे कहते हैं ऑटिज्म, यानी इसको कहा जाता है एक्सेसिव फैंटेसी थिंकिंग भी कहा जाता है। यानी ब्लूलर ने कहा था
कि ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड बिहेवियर देखने को मिलेगा व्यक्ति में। एक्सेसिव फैंटेसी थिंकिंग, मान लो कि कोई व्यक्ति की फैंटेसी थी, उसकी फैंटेसी थी कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए, तो धीरे 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 करके पेशेंट के अंदर डिल्यूजन एक बन जाता है कि वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो व्यक्ति अपने ही दुनिया में खोया हुआ रहेगा, फैंटेसी थिंकिंग। और विड्रॉन बिहेवियर, विड्रॉन बिहेवियर यानी वो दूसरों से ज़्यादा घुलेगा मिलेगा नहीं, वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहेगा। तो पहला जो पॉइंट था वो क्या था, ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड बिहेवियर। दूसरी चीज़ एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस क्या होता है बच्चे, मार्क्ड इनेबिलिटी टू टेक डिसीजन। वह व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाएगा। मान लो वो रास्ते पे जा रहा था, दो रास्ते आए, तो वो ये नहीं डिसाइड कर पाएगा लेफ़्ट जाऊं या राइट जाऊं। काफ़ी बार आप पेशेंट से हाथ मिलाओगे तो पेशेंट को ये समझ में नहीं आएगा कि वो हाथ आगे बढ़ाए मिलाने के लिए या ना मिलाए, यानी कि डिसीजन नहीं ले पाना क्या कहलाता है, एम्बीवैलेंस। ऑटिस्टिक थिंकिंग अपनी ही दुनिया में, फैंटेसी थिंकिंग भी कहते हैं अपनी ही दुनिया में खोए रहना। एंड विड्रॉन ऑटिस्टिक बिहेवियर यानी घुलना मिलना नहीं, अपने ही जो उसका बिहेवियर है वो विड्रॉन रहता है। थर्ड ए से आता है बच्चे अफेक्ट डिस्टर्बेंस। अफेक्ट डिस्टर्बेंस यानी जो उसके अफेक्ट्स हैं वो सिचुएशन के हिसाब से इनअप्रोप्रिएट होंगे। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति किसी फ्यूनरल में जाता है, तो किसी फ्यूनरल में अगर पेशेंट किसी की फ्यूनरल में जा रहा है तो वहाँ पर उसको सैड होना चाहिए, लेकिन पेशेंट वहाँ पर हैप्पी है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और काफ़ी खुश है, जबकि सोशल सिचुएशन के हिसाब से उसे सैड होना चाहिए। तो बच्चे हम कहेंगे कि उसका जो इफेक्ट है वो कैसा है, इनअप्रोप्रिएट। तो अफेक्ट डिस्टर्बेंसेस जो कि हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे भी विस्तार पूर्वक। तो ये जो अफेक्ट डिस्टर्बेंसेस है अगर ये भी पेशेंट में देखने को मिलते हैं, थर्ड नंबर। एंड फोर्थ है एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। एसोसिएशन डिस्टर्बेंस क्या होता है बच्चे, जब थॉट 1 और थॉट 2 के बीच में एसोसिएशन नहीं होता है। इसके भी हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे, जैसे डिरेलमेंट, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। मान लो मैं कहूँ माई नेम इज़ पंकज, ओके, एंड माई नेम इज़ पंकज एंड लाइक जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बच्चे इन क्या थॉट फर्स्ट थॉट सेकंड से मिल रहा है, नहीं, ठीक है। इसी को कहते हैं एसोसिएशन डिस्टर्बेंस या फिर फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। यह हम आने वाली स्लाइड्स में आपको बताएंगे। तो आप फिलहाल के लिए याद रखिएगा, फिलहाल के आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि यूजेन ब्लूलर के 4A कौन से थे। काफ़ी बार वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा 4A ऑफ यूजेन ब्लूलर, तो आपको याद रखना है, एक तो एसोसिएशन, एम्बीवैलेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड, तो 4A ऑफ यूजेन ब्लूलर याद रखिएगा। सबसे पहला ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बीवैलेंस, अफेक्ट डिस्टर्बेंस एंड एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। चलिए, तो पहला एमिल क्रिपलिन आए, उन्होंने 2 तरीके से क्लासीफाई किया। उसके बाद यूजेन ब्लूलर ने कहा कि इतने टाइम तक वेट नहीं कर सकते क्लासीफाई करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि ये 4 सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति में, किसी पेशेंट में ये 4 सिम्टम्स देखने को मिले तो उस व्यक्ति का डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया का बनेगा। उसके बाद आते हैं कर्ज स्नाइडर। कर्ज स्नाइडर ने कहा कि ये 4 सिम्टम बहुत कम है, नर्सिंग के बच्चे आराम से याद कर लेते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स निकालता हूँ जो नर्सिंग के बच्चे याद ना कर पाएँ। यानी कि बच्चे इसने दिए 11 ऐसे सिम्टम्स, इसने 11 सिम्टम्स दिए कर्ज स्नाइडर ने, और इन्होंने कहा कि ये जो 11 सिम्टम्स है ये अगर किसी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उसको स्किज़ोफ्रेनिया है। पर इन्होंने ये नहीं कहा कि ये 11 सिम्टम किसी और दूसरी डिजीज़ में देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया में ये सिम्टम्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और इन्हीं 11 सिम्टम्स को जो कर्ज स्नाइडर ने दिए हम कहते हैं स्नाइडरियन फर्स्ट रैंक सिम्टम या फिर SFRS के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से ये 11 सिम्टम्स है। सबसे पहले होता है 3 थॉट फिनोमिना। पहले होते हैं 3 थॉट की फिनोमिना, जिसमें आता है थॉट इंसर्जन। पहला कौन सा है, थॉट इंसर्जन। पेशेंट आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे मन में विचार डाल रहा है, मैं कुछ सोच रहा था लेकिन अचानक से मैं कुछ और सोचने लग गया, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे मन में विचार डाल रहा है। थॉट विड्रॉल। वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं कुछ सोच रहा था लेकिन सोचते सोचते अचानक से मेरे जो थॉट्स हैं वो गायब हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे
थॉट्स को चुरा रहा है, कोई मेरे थॉट्स को निकाल रहा है, थॉट विड्रॉल। उसके बाद आता है थॉट ब्रॉडकास्ट। वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं सोच रहा था कि क्रिकेट खेलने जाऊं, तभी मेरा पड़ोसी बैट और बॉल लेके मेरे कमरे में आ गया। उसको कैसे पता चला कि मैं क्रिकेट के बारे में सोच रहा हूँ? डॉक्टर साहब जो भी मैं सोचता हूँ वो लोगों को ब्रॉडकास्ट होता है, लोगों को पता चल जाता है, तो इसको कहते हैं थॉट ब्रॉडकास्ट। तो ये 3 तो पहले याद रखिए। थॉट, कोई मेरे मन में विचार डाल रहा है, कोई मेरे मन से विचार निकाल रहा है, मैं जो सोचता हूँ वो लोगों को पता चल जाता है। पहले तो ये 3 है स्नाइडर में, ठीक है। सेकंड देखिए मेड फिनोमिना। मेड फिनोमिना मतलब क्या होता है बच्चे? 3 मेड फिनोमिना। मेड मतलब किसी से करवाना, किसी काम को करवाना। ओके, सो वॉयलेशन मतलब क्या होता है? एक टर्म होता है वॉयलेशन। वॉयलेशन मतलब होता है वो चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में है, जैसे कि मैं अपना हाथ हिला सकता हूँ, पाँव हिला सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। मेड वॉयलेशन यानी कोई करवा रहा है उससे, ठीक है। तो पेशेंट क्या बोलेगा? द पेशेंट एक्सपीरियंस दैट हिज एक्शन आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसी। पेशेंट क्या करेगा? मान लो कि एक पेशेंट है, वो फैन है, ऊपर फैन चल रहा है, पेशेंट अपना हाथ फैन में डालेगा, तो जैसे आप बोलोगे अरे 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 ये क्या कर रहे हो आप, तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कोई दूसरा है जो मेरे हाथ को फैन की तरफ लेके जा रहा है और फैन में डाल रहा है। समझ रहे हैं? यानी कि वो कहेगा कि उसके जो एक्शंस है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई दूसरा व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, उसको कहते हैं मेड वॉयलेशन। उसके एक्शंस को कोई और कंट्रोल कर रहा है, पेशेंट ऐसा बताएगा। नेक्स्ट है मेड इफेक्ट। इफेक्ट फिर से बच्चे, मेड इफेक्ट यानी पेशेंट ओपीडी में आया, अचानक से पेशेंट जोर जोर से हंसने लग जाएगा। तो जब पेशेंट जोर जोर से हंसेगा तो हम पूछेंगे कि क्या हुआ, तो बोलेगा डॉक्टर साहब मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं तो बहुत उदास हूँ, मैं तो हंसना भी नहीं चाहता, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है जो मुझे हंसा रहा है, कोई दूसरा है जो मुझे हंसा रहा है। मेड इफेक्ट। और थर्ड है मेड इम्पल्स। मेड इम्पल्स में क्या बोलेंगे कि वो बोलेगा डॉक्टर साहब कभी कभी मेरे अंदर एक जोर की इच्छा आती है आपको 2 खींच के मारूं, तो वो बोलेगा डॉक्टर साहब लेकिन ये मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको मारूं, लेकिन कोई और है जो मेरे अंदर ये इच्छा डाल रहा है, तो आप मुझे देखने तो आते हैं ठीक है, पर मुझसे दूर रहा करिए, किसी दिन अच्छे से पिट जाओगे। तो कोई दूसरा मेरे अंदर इच्छा डाल रहा है। मेड इम्पल्स यानी एक सडन ड्राइव डालना। मेड इफेक्ट यानी जो उसके इमोशंस है वो कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। मेड वॉयलेशन यानी जो उसके एक्शंस हैं उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने 3 थॉट फिनोमिना पढ़ दिए एंड देन हमने 3 मेड फिनोमिना पढ़ दिए, तो 6 सिम्टम्स तो हमारे हो गए। अगला है 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशन। 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है। पहला वॉइसेस आर्ग्यूइंग और डिस्कसिंग। इसमें क्या होगा बच्चे? 2 वॉइसेस बात करेंगे आपस में, किसके बारे में? पेशेंट के बारे में। जैसे पहली वॉइस बोलेगी देखो तो इसने किस रंग के कपड़े पहने, तो दूसरी वॉइस बोलेगी हाँ लगता है कि ये कब से नहाया हुआ नहीं है। तो जो पेशेंट है बच्चे उसको इन 2 व्यक्तियों की आवाज़ सुनाई देगी जो आपस में डिस्कस कर रहे होंगे इसके बारे में। तो ये जो 2 आवाज़ें हैं ये इसको रेफर करेंगे ही या फिर शी करके। इसी को कहते हैं बच्चे थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन भी कहा जाता है इसे, थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। ओके, तो 2 आवाज़ें आपस में बातें करेंगी पेशेंट के बारे में, वॉइसेस आर्ग्यूइंग और डिस्कसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है वॉइसेस कमेंटिंग ऑन पेशेंट्स एक्शन, यानी कि एक वॉइस होगी, एक आवाज़ होगी, वो पेशेंट के एक्शंस में कमेंट करी होगी। जैसे कि आपने क्रिकेट में कमेंट्री सुनी होगी, वैसे ही वो कमेंट्री करती है पेशेंट के एक्शन में। जैसे मान लो पेशेंट आलू छिलेगा, तो यहाँ पर जो वॉइसेस होगी उसे सुनाई देगी, वो ऐसा कहेगी ये पेशेंट ने आलू छील दिए हैं और ये छिल के अब आलू धोते हुए, अब देखिए अब ये आलू काटने जा रहे हैं और ये इन्होंने आलू काट दिया है। तो इस तरीके से उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन सुनाई देगी, उसको कहते हैं वॉइसेस कमेंटिंग ऑन पेशेंट्स एक्शन। चलिए अगला है ऑडिबल थॉट्स। ऑडिबल थॉट्स क्या है बच्चे? पेशेंट जो सोचेगा, जो भी वो सोचेगा वो उसको सुनाई देगा। जैसे अगर पेशेंट सोचेगा कि मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर अच्छे से डिनर करूँगा, है ना, तो उसको वही चीज़ सुनाई देगी कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके अच्छा सा डिनर करूँगा। तो जो भी वो सोचता है वही उसको सुनाई देता है, ऑडिबल थॉट्स या फिर थॉट इको इसको कहते हैं, थॉट इको। ओके, नेक्स्ट है, अभी तक 9 हो गए बच्चे।
तीन तो मैंने आपको बताए थॉट फिनोमिना, तीन मैंने आपको बताए मेड फिनोमिना, और तीन मैंने आपको बताए ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो 3, 6 और 9 हो गए। तो अब देखते हैं 10 और 11वें नंबर का पॉइंट। 10th नंबर पे आता है सोमैटिक पैसिविटी। इसको सोमैटिक पैसिविटी में उसको लगता है कि उसके जो भी कुछ हो रहा है उसे पेशेंट एक्सपीरियंस टैक्टाइल और विसरल हेलुसिनेशन विच ही बिलीव्स बीइंग इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। जैसे कि मान लो पेशेंट के हाथ में झंझनाहट होती है, टिंगलिंग होगी उसके हाथ में, तो उसको लगेगा कि किसी बाहर दूसरे देश में बैठे दूसरी देश की एजेंसी जैसे FBI अपने रेडियो वेव्स वहाँ से फेंक रही है, जिसकी वजह से उसके हाथ में झंझनाहट हो रही है। इसको कहते हैं सोमैटिक पैसिविटी। ठीक है। और नेक्स्ट आता है डिल्यूजनल परसेप्शन। डिल्यूजनल परसेप्शन यानी बच्चे एक नॉर्मल परसेप्शन में उसको डिल्यूजन अटैच हो जाएगा। जैसे वो देखेगा उसके हाथ में होगा रिमोट, तो वो ये देखेगा कि ये जो रिमोट है, वो देखेगा कि मेरे हाथ में है रिमोट, तो वो रिमोट को देख के बोलेगा कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, सबसे रिच पर्सन हूँ इस दुनिया का। एक रिमोट को देखने के बाद वो बोलेगा क्योंकि ये रिमोट है इसीलिए मैं दुनिया का सबसे रिच पर्सन हूँ। यानी एक नॉर्मल परसेप्शन में वो एक डिल्यूजन को जोड़ देगा। ठीक है। या फिर वो वाइट लाइट देखेगा, जब जैसे ही लाइट ऑन होगी तो जब भी वो वाइट लाइट को देखेगा वो कहेगा मैं दुनिया का सबसे सुंदर आदमी हूँ, सबसे ब्यूटीफुल हूँ। ठीक है। तो यानी नॉर्मल परसेप्शन में वो किसको जोड़ दे रहा है, एक डिल्यूजन को जोड़ दे रहा है, डिल्यूजनल परसेप्शन। तो यहाँ पर तक हमने बात करी हिस्ट्री की। सबसे पहले आए थे एमिल क्रिपलिन, उन्होंने 2 में डिवाइड किया। उसके बाद आए थे यूजन ब्लूलर, जिन्होंने कहा कि 4A बताता हूँ, ये जिसमें पाए जाएंगे उसको स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस बनाएंगे। और थर्ड आता है कर्ट स्नाइडर। स्नाइडर ने 11 सिम्टम्स दिए, 3 थॉट के फिनोमिना, 3 मेड फिनोमिना, 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशन, 9 हो गए। 10th नंबर में सोमैटिक पैसिविटी कि बाहर से कोई मेरे को हाथ को जो ये टिंगलिंग हो रही है वो बाहर वाले कर रहे हैं, एंड डिल्यूजनल परसेप्शन 11वां। तो ये 11 ऐसे हो गए आपके कर्ट स्नाइडर के सिम्टम्स। नेक्स्ट आता है बच्चे एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस कि किस वजह से होता है स्किज़ोफ्रेनिया। अगर हम ये देखने की कोशिश करेंगे तो एक होती है डोपामिन हाइपोथेसिस, एक होती है सेरोटोनिन। डोपामिन हाइपोथेसिस क्या कहता है, ये कहता है कि डोपामिन का लेवल बढ़ जाने की वजह से, डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ जाने की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। और सेरोटोनिन वाली हाइपोथेसिस क्या कहती है कि सिर्फ डोपामिन ही नहीं, सेरोटोनिन का लेवल भी बढ़ जाने की वजह से, डोपामिन प्लस सेरोटोनिन दोनों के लेवल बढ़ जाने की वजह से व्यक्ति में क्या होता है, दोनों के लेवल बढ़ जाने की वजह से व्यक्ति में स्किज़ोफ्रेनिया देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये 2 हाइपोथेसिस थी जो कि मानी जाती है। और आप आगे जाके आप देखेंगे जो हमने एंटी साइकोटिक्स बनाई, जो हमने दवाइयाँ बनाई ट्रीट करने के लिए, वो भी हमने इन्हीं प्रिंसिपल पे बेस बनाई। आप आगे जब मैं आपको एंटी साइकोटिक पढ़ाऊंगा तो देखना वो या तो डोपामिन को कम कर रही होंगी या फिर डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों को कम कर रही होंगी, जो मेडिसिन में आपको पढ़ाऊंगा एंटी साइकोटिक्स। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि डोपामिन, इस थ्योरी के हिसाब से डोपामिन के लेवल के बढ़ने की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। जो हम क्लास ऑफ एंटी साइकोटिक बनाएंगे वो इसके लेवल को कम करेगी, जो दोनों के लेवल को कम करेगी। ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो बच्चे 2 सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होता है, ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शन है, अगर ब्रेन अपने नॉर्मल फंक्शन से आगे जाके कुछ प्रोड्यूस करे, उसका नॉर्मल फंक्शन से आगे जाके अगर वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। और 2 पॉजिटिव सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। याद रखिएगा 2 पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। इनके बारे में हम सेपरेट में अलग अलग स्लाइड्स में बातें करेंगे। अभी तो आप याद रखिए कि डिल्यूजन और हेलुसिनेशन पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। और एक और बात कही जाती है कि अगर किसी में डिल्यूजन और हेलुसिनेशन देखा जा रहा है बच्चे, तो इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वह गुड प्रोग्नोसिस, यानी कि व्यक्ति के रिकवरी या ट्रीटमेंट का जो चांसेस है वो बेहतर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं अगर उसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। ठीक है। और एक ये लाइन भी याद रखिएगा, द मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन इन स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा हेलुसिनेशन देखा जाता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कौन सा हेलुसिनेशन स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है,
ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है बच्चे। अगर किसी में विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिल रहा है तो आप उस पेशेंट को रूल आउट करो कि कहीं उसको ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स में विजुअल हेलुसिनेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति में विजुअल हेलुसिनेशन है तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के लिए पेशेंट को इवैल्यूएट करो। नेक्स्ट, अब बच्चे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति में पॉजिटिव सिम्टम्स क्यों आते हैं। तो ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति में पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं डोपामिन एक्सेस की वजह से, मीजोलिम्बिक ट्रैक में डोपामिन का एक्सेस हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स किस वजह से आ रहे हैं, डोपामिन ज़्यादा हो जा रहा है मीजोलिम्बिक ट्रैक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है बच्चे, जो ब्रेन का नॉर्मल फंक्शनिंग है अगर वो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग भी नहीं कर पा रहा है तो उसको कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। अगर अपने नॉर्मल फंक्शनिंग से आगे जाके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। और अगर वो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग जो उसे करनी चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे तो उसे कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। अब नेगेटिव सिम्टम्स में कौन कौन से याद रखने हैं हमें, तो जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं सबसे पहला उसमें आप देखेंगे ए वॉयलेशन यानी बच्चे जो भी पेशेंट है वो कभी भी किसी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ को नहीं करेगा, पूरे दिन सोए रहेगा। कोई भी गोल डायरेक्टेड यानी अगर कोई नर्सिंग का बच्चा है तो पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा बेड में, ना वो पढ़ेगा ना कुछ भी नहीं करेगा, ना एग्जाम्स की तैयारियां करेगा, कोई गोल डायरेक्टेड, ना वो कमाएगा, ना वो घर वालों का ध्यान रखेगा, है ना वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेगा, तो कुछ भी नहीं करेगा, कोई गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी नहीं करेगा, एवॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है एपैथी, लॉस ऑफ कंसर्न, यानी कि अब उसने इवॉल्यूशन में पढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं एग्जाम के लिए, तो अब वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। तो जब वो अपना रिजल्ट देखेगा कि मैं फेल हो गया हूँ तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लॉस ऑफ कंसर्न क्या कहलाता है बच्चे, एपैथी। तो अवॉल्यूशन देखने को मिलेगा, एपैथी देखने को मिलेगा। एनहीडोनिया यानी पहले जिस काम को करने में उसे मज़ा आता था, मान लो क्रिकेट खेलने में काफ़ी मज़ा आता था उससे पहले, तो पहले उसे क्रिकेट खेलने में मज़ा आता था, अब अगर वो क्रिकेट खेलेगा तो उसे मज़ा नहीं आएगा, यानी उसे प्लेजर नहीं मिलेगा। तो पहले जिन कामों में पेशेंट को प्लेजर मिलता था अब उन कामों में पेशेंट को प्लेजर नहीं मिलेगा, कहा जाता है एनहीडोनिया। उसके बाद आता है एसोशियलिटी क्या होती है, एसोशियलिटी यानी कि पेशेंट घुलेगा मिलेगा नहीं। इंडिफरेंस इन सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं करेगा, सोशलाइज नहीं होगा। अगला है अफेक्ट फ्लैटनिंग और ब्लंटिंग। इसमें क्या होता है, पेशेंट्स बिल्कुल ही जो उसके इफेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल ही ब्लंट होते हैं। जैसे आपने मुन्ना भाई MBBS में आनंद भाई का कैरेक्टर देखा होगा, वो सिर्फ आंखें खोल के देखता रहता है, आप उसको कुछ भी बोलोगे ना तो उसके इमोशंस चेंज होंगे, है ना। तो आप आनंद भाई का कैरेक्टर देखिएगा, इनेबिलिटी ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ अदर एंड इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस ओन्स, ना ही खुद दूसरों के इमोशंस को समझ पाएगा ना ही खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करा पाएगा। उसके बिल्कुल सिर्फ आंखें ऐसी खुली होंगी, आपको देखता रहेगा, आपको लगेगा भी नहीं कि पेशेंट सुन रहा है या नहीं, ठीक है। तो ब्लंट इफेक्ट बोलते हैं, ब्लंट इफेक्ट या फिर फ्लैट इफेक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद आता है एलोगिया मतलब क्या होता है बच्चे, डिक्रीज इन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर वो बात कम करेगा, वर्बल कम्युनिकेशन कम है तो उसे क्या कहेंगे, एलोगिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है द नेगेटिव सिम्टम्स आर ड्यू टू, हाँ ये बात सुनिए, हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था कि पॉजिटिव सिम्टम्स किसकी वजह से होते हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स हमने कहा था कि मीजोलिम्बिक ट्रैक्ट में डोपामिन बढ़ जाने की वजह से होते हैं, और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, नेगेटिव सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, ये नेगेटिव सिम्टम्स इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि डोपामिन की एक्टिविटी कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है मीजोकॉर्टिकल पाथवे में। तो नेगेटिव सिम्टम्स किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि डोपामिन का लेवल जो एक्टिविटी है वो कम हो गई है मीजोकॉर्टिकल पाथवे में। इसीलिए बच्चे स्किज़ोफ्रेनिया की एक परफेक्ट ड्रग बनाना बहुत मुश्किल है, परफेक्ट ड्रग बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि हमें एक ऐसी ड्रग बनानी पड़ेगी जो मीजोलिम्बिक पाथवे में तो डोपामिन के लेवल को बढ़ाती हो, वो कम करती हो, मीजोलिम्बिक में तो डोपामिन के लेवल को कम करती हो मीजोलिम्बिक पाथवे में, और मीजोकॉर्टिकल पाथवे में डोपामिन के एक्टिविटी को बढ़ाती हो या लेवल को बढ़ाती हो। तो ऐसी ड्रग बनाना जो दो अलग अलग पाथ में दो अलग अलग काम करे, सेम ड्रग बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिया की एक परफेक्ट ड्रग बनाना बहुत मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट आता है, तो स्किज़ोफ्रेनिया के हम
सिम्टम्स पढ़ रहे थे, पहला हमने पढ़ दिया पॉजिटिव सिम्टम, दूसरा हमने पढ़ दिया नेगेटिव सिम्टम्स। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट होते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स। डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स में फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स देखने के बाद तीसरा आता है डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम। इसमें पहला आता है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। मैंने वही बताया, अगर मैं आपको कहूँ मेरा नाम पंकज जोशी है और मैंने अपनी नर्सिंग देहरादून से करी है, तो थॉट 1 और थॉट 2, मेरा नाम पंकज जोशी है और मैंने अपनी नर्सिंग देहरादून से करी है, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा नाम पंकज जोशी है और यह मूवी इस साल की सबसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी होगी, तो क्या थॉट 1 थॉट 2 से मिल रहा है बच्चे? नहीं, इनको कहते हैं फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स। अगली स्लाइड्स में, आने वाली स्लाइड्स में हम इनको विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो पेशेंट में यही देखने को मिलेगा, थॉट 1 पेशेंट का थॉट 2 से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा होगा। अगला है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। पेशेंट डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर शो करेगा, जैसे कि वो पूरी मतलब बीच सड़क में जाके कपड़े उतार देना, है ना, किसी भी जैसे नर्सिंग स्टेशन में जाएगा और वहाँ पर जाके पेशेंट अपने सारे कपड़े उतार देगा, तो इस तरीके के ऑड बिहेवियर शो करना कहलाता है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। अगला है इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, जो मैंने आपको बता दिया है, फ्यूनरल में जाके हंसने लग जाएगा, अगर किसी के बर्थडे में जाके उस व्यक्ति को खुश होना चाहिए लेकिन किसी के बर्थडे में जाके वो सैड हो रहा है कि क्यों अभी तक ज़िंदा है, अच्छा होता ये मर जाता। तो इस तरीके के यानी सोशल सिचुएशन के हिसाब से उसके इमोशंस नहीं है, उसको कहते हैं इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट। अगला आता है, तो 3 हमने पढ़ दिए, पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स, 3 मेन हमने पढ़ दिए। फोर्थ आता है मोटर सिम्टम्स। तो 4 सिम्टम्स आप पढ़ोगे स्किज़ोफ्रेनिया में, पॉजिटिव सिम्टम्स पढ़ोगे, नेगेटिव सिम्टम्स पढ़ोगे, डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम पढ़ोगे, प्लस मोटर सिम्टम पढ़ोगे। तो मोटर सिम्टम अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं कैटाटोनिक सिम्टम्स भी कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहला आता है स्टूपर। स्टूपर क्या होता है बच्चे? एक्सट्रीम हाइपो एक्टिविटी, इमोबिलिटी। तो पेशेंट होगा वो बिल्कुल इमोबाइल होगा, हाइपो एक्टिव होगा, बिल्कुल भी वो मूव नहीं करेगा, मोबाइल नहीं होगा, स्टूपर कहते हैं। ठीक है। अगला एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी, तो पेशेंट काफ़ी हाइपर एक्टिव होगा। लेकिन याद रखना बच्चे, मेनिया में भी हाइपर एक्टिविटी देखी जाती है, लेकिन इसकी हाइपर एक्टिविटी और मेनिया की हाइपर एक्टिविटी अलग है। इसमें जो हाइपर एक्टिविटी है वो नॉन गोल डायरेक्टेड है, यानी पेशेंट कोई गोल डायरेक्टेड काम नहीं कर रहा है, सामान को इधर से उधर रखेगा, ये करेगा वो करेगा, ये सिर्फ ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसका कोई गोल हो। मेनिया वाले पेशेंट का गोल होता है, जैसे मान लो उसको मेनिया वाले पेशेंट को हाइपर एक्टिविटी हुई तो सारे कपड़े धो देगा, तो उसका गोल था कि सारे कपड़े धोने। तो मेनिया का जो एक्साइटमेंट होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है, जबकि जो हमारे स्किज़ोफ्रेनिया का एक्साइटमेंट होता है, हाइपर एक्टिविटी, वो नॉन गोल डायरेक्टेड होती है, ये याद रखिएगा। अगला है पोस्चरिंग। पोस्चरिंग यानी पेशेंट एक जैसे पोस्चर को बना के रखेगा, जैसे मान लो उसने अपना हाथ ऐसे रख दिया और फिर कंटिन्यूअस इसी पोस्चर में काफ़ी घंटों तक रहेगा, उसको कहते हैं पोस्चरिंग या फिर कैटालेप्सी। ओके। उसके बाद आता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा, जब आप व्यक्ति का हाथ, डॉक्टर व्यक्ति के हाथ को इस तरीके से नीचे से ऊपर लेके जाएगा, तो उसको ऐसा फील होगा जैसे वो किसी कैंडल को या मोम को ना तोड़ रहा हो। जैसे मोम को तोड़ने पे जो रेसिस्टेंस आपको फील होता है कि आप जब किसी मोमबत्ती को तोड़ते हो तो उस समय पे जैसा रेसिस्टेंस फील होता है, पेशेंट के हाथ को मूव करते समय या फिर बॉडी पार्ट्स को मूव करते समय भी वैसे ही मोम की तरह रेसिस्टेंस फील होगा, वैसे ही जोर लगेगा जैसे मोम को तोड़ते समय लगता है, उसको कहते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। अगला है इकोलेलिया। इकोलेलिया यानी जो आप बोलोगे पेशेंट भी उसी को रिपीट करेगा। जैसे आप बोलोगे आप कैसे हो, तो मरीज बोलेगा आप कैसे हो, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे हो, तो मरीज कहेगा नहीं नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे हो। इकोलेलिया। नेक्स्ट है इकोप्रेक्सिया, मिमिक्रिंग ऑफ एग्जामिनर मूवमेंट। जैसे कि आप उसके बेड के बगल में जाओगे और वहाँ पर जाके अपना सर खुजाओगे, तो पेशेंट भी बेड के बगल में आके अपना सर खुजाने लग जाएगा, दैट इज इकोप्रेक्सिया। यानी आपके मूवमेंट्स को कॉपी करेगा इकोप्रेक्सिया, आपकी स्पीच को कॉपी करेगा इकोलेलिया। नेक्स्ट है नेगेटिविटीज़। नेगेटिविटीज़ में क्या होता है, आपने पेशेंट को जो भी बोलोगे पेशेंट मना कर देगा। आप बोलोगे उठ जाओ, मना कर देगा। आप बोलोगे लेट जाओ, मना कर देगा। आप बोलोगे 2 कदम आगे आ जाओ, मना कर देगा। हर चीज़ में रिफ्यूज़ कर देगा पेशेंट नेगेटिविटीज़।
उसके बाद आता है ऑटोमेटिक ओबीडियंस। ऑटोमेटिक ओबीडियंस में क्लाइंट बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको कोऑपरेट करेगा, एक्सेसिव कोऑपरेशन करेगा पेशेंट। आप पेशेंट को बोलोगे जीभ निकालो बाहर, वो निकालेगा। आप बोलोगे अगर आपने जीभ निकाला तो मैं आपको पेन चुबा दूंगा, तो अगर नॉर्मल आदमी होता तो वो जीभ बाहर नहीं निकालता। लेकिन फिर आप पेशेंट को बोलोगे कि अब निकालो जीभ बाहर, तो वो फिर से निकाल देगा। तो आप मान लो उसको पेन चुबा दो और उसको दर्द होगा, फिर वो जीभ अंदर डाल देगा। फिर आप उससे फिर कहोगे कि अब निकालो जीभ बाहर, तो वो फिर से जीभ बाहर निकाल देगा। ऑटोमेटिक ओबीडियंस, ठीक है। एक्सेसिव कोऑपरेशन देखने को मिलेगा पेशेंट से। नेक्स्ट है ग्रिमिसिंग। ग्रिमिसिंग में एक पेशेंट एक ऑड फेशियल एक्सप्रेशन बना लेगा और उसको मेंटेन करके रखेगा। मुंह का कुछ भी ऐसे अलग सा अजीब सा वो बना लेगा, एक्सप्रेशन बना लेगा और घंटों तक उसी एक्सप्रेशन को मेंटेन करेगा। ग्रिमिसिंग। स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप कहलाता है स्पॉन्टेनियस रिपीटेशन ऑफ ऑड पर्पसलेस। ये याद रखना बच्चे, पर्पसलेस मूवमेंट, यानी कि कोई भी पर्पसलेस मूवमेंट, कोई भी ऐसा मूवमेंट जिसका कोई काम नहीं है, जैसे हाथ को पेशेंट हाथ को ऐसे हिलाए जा रहा बस, ये पर्पसलेस मूवमेंट रिपीट कर रहा है बार बार, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। जबकि मैनरिज्म क्या होता है, बार बार रिपीट करना किसी भी एक्शन को, लेकिन वो पर्पसफुल मूवमेंट होना चाहिए। जैसे पेशेंट अगर हाथ हिला रहा है तो उसका तो कोई पर्पस नहीं है, उसको कहेंगे स्टीरियोटाइप। अगर पेशेंट बार बार अपने बाल बना रहा है हाथ से, तो वो एक दिन में 1000 बार बनाने का क्या कोई कारण है? नहीं। लेकिन फिर भी वो थोड़ा पर्पसफुल मूवमेंट है कि वो अपने बाल बना रहा है, लेकिन वो उसको बार बार कर रहा है, इसलिए उसको कहेंगे मैनरिज्म। यानी पर्पसफुल मूवमेंट को बार बार करना मैनरिज्म, पर्पसलेस मूवमेंट को बार बार करना स्टीरियोटाइप। उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन यानी इट इंक्लूड मूवमेंट विच सेंस रिपीटेडली, यानी कि आपने ये प्रिजर्वेशन का ये याद रखना कि ये डॉक्टर इंड्यूस करता है। आपने उसको कहा कि टंग बाहर निकालो, उसने टंग बाहर निकाल दी। अब आप उसको कहोगे लेट जाओ, वो फिर टंग बाहर निकाल देगा। आप उसको कहोगे कि 2 कदम आगे आओ, वो टंग बाहर निकाल देगा, है ना। यानी आपने उसको एक बार कहा था टंग बाहर निकालने के लिए, अब आप उसको कुछ भी कहो वो सिर्फ टंग बाहर निकालेगा। इसको कहते हैं प्रिजर्वेशन, ठीक है। प्रिजर्वेशन आप थॉट्स में भी देख सकते हो, है ना, हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और लास्ट आता है एम्बीटेंडेंसी। एम्बीटेंडेंसी यानी जब एम्बीवेलेंस किस में देखा जाए, मोटर मूवमेंट्स में, यानी जब मोटर मूवमेंट्स में वो डिसाइड ना कर पाए, उसको कहते हैं एम्बीटेंडेंसी। जैसे कि आप पेशेंट से हाथ मिलाओगे तो पेशेंट की समझ में नहीं आएगा कि वो हाथ आगे बढ़ाए या नहीं आपसे मिलाने के लिए, तो कभी आगे लाएगा हाथ, फिर पीछे ले जाएगा, फिर आगे लाएगा, फिर पीछे ले जाएगा, तो उसको समझ में नहीं आएगा हाथ मिलाना चाहिए नहीं, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर पाएगा, अपना डिसीजन नहीं ले पाएगा, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, एम्बीटेंडेंसी। तो इस स्लाइड में हमने जाना स्किज़ोफ्रेनिया और उसके सिम्टम्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी एंटीसाइकोटिक्स आई थी और उन एंटीसाइकोटिक्स का क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। सारी चीज़ें हम एंटीसाइकोटिक्स की अगले उसमें डिस्कस करेंगे, है ना। तो एमिलक्रिप्लिन याद रखिएगा, यूजेन ब्लूलर याद रखिएगा, यूजेन ब्लूलर के 4A याद रखिएगा, कर्ल स्नाइडर के 11 सिम्टम्स याद रखिएगा जो उसने दिए थे, जिनको SFRS बोला जाता है। और उसके बाद ये याद रखिएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्यों है, डोपामिन की एक्सेस की वजह से या सेरोटोनिन के एक्सेस की वजह से। उसके बाद याद रखिएगा सिम्टम्स 4 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सिम्टम्स, एक होता है नेगेटिव सिम्टम्स, एक होता है डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स, एक होता है मोटर सिम्टम्स। तो ये चारों सिम्टम्स मैं आपको समझा चुका हूँ स्लाइड में। तो पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, है ना। तो अभी के लिए स्किज़ोफ्रेनिया में इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि एंटीसाइकोटिक्स कौन कौन सी आई, कौन कौन सी क्लास थी और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और बात करेंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट की। ओके।